है एवरीवन, हाय। तो आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव से दी जाती है। इसका ये भी मतलब है कि मान लीजिए आपके पास पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस या लोकेशन, इसका ग्राफ है, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी जा सकती है? नेगेटिव ऑफ स्लोप से। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी याद रखें, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन ही दूं जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये हम लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके थे, लेकिन आज हमें कैसे डिराइव करना है? यूजिंग द फॉर्मूला dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो चलो इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या अज्यूम किया कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और फिर इस पॉइंट चार्ज से मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया P, और मुझे फाइंड आउट करना है कि इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। So what will be the value of potential at point P due to this charge Q? तो सिमिलरली मैंने सबसे पहले क्या माना? ये डिस्टेंस R मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से दी जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ये चार्ज पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? रेडियली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में। और जो पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट के लिए वो भी इस डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पोजीशन वेक्टर पैरेलल हैं अगर ये क्यों पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 0 डिग्रीज होगा। नाउ हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो आपको पता है ये d वाले फॉर्मेट में है, लेकिन हमें v निकालना है, d हटाना है, तो d इंटीग्रेशन से हटाया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। dv इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास KQ अपॉन आर स्क्वायर होती है, dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, dr पुट कर दिया, लेकिन आप देखेंगे ये किससे आ रहा है? ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। तो आपको अगर याद हो तो a डॉट b का आंसर क्या होता है? इट इज a b cos ऑफ थीटा। तो वैसे ही e dr cos ऑफ थीटा, दोनों के बीच का एंगल, और दोनों अगर पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। सो हमारे पास हो गया dv इज इक्वल टू माइनस KQ, cos 0 की वैल्यू 1, dr अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन के साइन लगा दीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस इनफाइनाइट ले लूं तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम कितना लेते हैं? 0। ये रेफरेंस हो गई। और डिस्टेंस अगर मैंने r ले लिया तो इस r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल v बताना है। जब आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे पूरा तो आपके पास पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा KQ अपॉन r। और आप देख सकते हैं KQ अपॉन r या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r, जैसे भी कहें, ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके थे। ओके, बट यहां से ये था, इससे भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट, अब अगली हेडिंग हमारे पास है क्या? पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्जेस। पॉइंट चार्जेस से हमने देख लिया KQ बाय R होता है। अब अगर स्फेरिकल चार्जेस होंगे तो क्या आंसर होगा? तो किस टाइप के पोटेंशियल्स आएंगे, ये चीज हमें और देखनी है। तो देखिए जल्दी से। सबसे पहली बात तो एक प्रॉपर्टी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपके पास कोई भी स्फीयर है, ठीक है, और आप उस स्फीयर से बाहर के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यानी जो आपने डिस्टेंस लिया है उसके सेंटर से वो डिस्टेंस बड़ा है रेडियस ऑफ स्फीयर से, आप बाहर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये सारा कैसे एक्ट करता है?
ये सारा एक्ट करता है जैसे आपने सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दिया हो और अब आप उससे r डिस्टेंस दूर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो स्फेयर पॉइंट चार्जेस वाली प्रॉपर्टी रखते हैं अगर हम कैलकुलेशन स्फेयर से बाहर के लिए कर रहे हैं। जब तक हम स्फेयर से बाहर हैं तब तक स्फेरिकल चार्ज कैसे बिहेव करेगा, एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज। मैं यहाँ एक चीज मान रहा हूँ कि चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। जनरली जो केसेस हम देखते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल चार्ज है और इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, इतना चार्ज है और इसका रेडियस r हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये स्फेयर कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल आउटसाइड एट डिस्टेंस r कितना होगा, गैस कीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियल जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो इसके लिए भी कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। नेक्स्ट, अगर मैं सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज कर लूं, कहीं भी ए बी सी इनमें से कोई भी पॉइंट चूज कर लूं, तो आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट सरफेस, सोचिए। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। सारे डिस्टेंस सेंटर से ही लिए जाते हैं तो के क्यू अपॉन कैपिटल R, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम रहते हैं फॉर ऑल स्फीयर्स। दैट मीन्स पोटेंशियल आउटसाइड या पोटेंशियल ऑन द सरफेस, चाहे कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो, होलोस्फेयर हो, शेल हो, कोई भी चीज हो, उनके लिए ये डेटा सेम रहेगा। पंगा इनसाइड के लिए होगा। ओके, तो चलो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंडक्टिंग स्फेयर को। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है, तो आपको पता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये चाहे सॉलिड हो या होलो हो, क्योंकि चार्ज तो अपने आप इसके सरफेस पे ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जल्दी से बताइए अगर इससे r डिस्टेंस बाहर हो तो पोटेंशियल कितना होगा, और अगर इसके सरफेस पे हो तो पोटेंशियल कितना होगा। ये डेटा तो हमेशा सेम ही रहता है। अब हमें क्या बताना है, पोटेंशियल अंदर कितना होगा, ये चीज बताना। तो सोचिए कैसे आप बता सकते हैं अंदर पोटेंशियल कितना होगा। तो ये हमें डिराइव करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स के अंदर कितनी होती हैं, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर अपसेंट होती हैं, तो अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जीरो। तो अब मुझे निकालना है अंदर के लिए कि अंदर इसके कितना पोटेंशियल होगा। तो मान लीजिए मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, इन्फिनिटी से। मैं इन्फिनिटी से आया कहाँ तक, सरफेस तक, और सरफेस से अंदर घुस गया यहाँ तक। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना है, r, और मुझे बताना है इस r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इतना क्यों हम पंगा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये। ओके, अब आप देखिए जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इन्फिनिटी पे, और कहाँ पे एंड कर रहे हैं, r पे। तो जब डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं, जब डिस्टेंस r होगा तो r पे हम पोटेंशियल v लेते हैं।
तो आप यहाँ जल्दी से देखिए, लेफ्ट साइड में बन जाएगा v, राइट साइड में बनेगा माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब इस वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते अभी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके दो अलग अलग आंसर हैं, सरफेस पे अलग है, अंदर अलग है, सरफेस तक अलग है, अंदर अलग है। तो हमें इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में कैसे ब्रेक किया, इन्फिनिटी से आर तक, सॉरी इन्फिनिटी से सरफेस तक प्लस सरफेस से अंदर तक। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग अलग आ रही है तो अलग अलग हमें मेथड निकालने पड़ेंगे। तो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर कितनी होती है, 0 डी आर। जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा के क्यू बाय आर, ये आंसर। तो मैं चाहता हूं आप इस आंसर को याद कर लें। मेथड उतना मैटर नहीं करता जितना आंसर मैटर करता है अभी के लिए। एक बार आप आंसर याद रखना सीख गए, उसके बाद जब दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेरिवेशन पे और अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे कंडक्टर्स के लिए पोटेंशियल जो इनसाइड होगा वही पोटेंशियल ऑन द सरफेस होगा। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पोटेंशियल इनसाइड एंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर। यानी शॉर्ट में कहूं तो ऑन एंड इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर्स पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, चलो जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है कंडक्टिंग और आपको बताना है कि उससे पोटेंशियल कैसा होगा। तो आपके पास एक स्फीयर हो गया, हमें पता है हम सेंटर से डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं, सरफेस तक जाते हैं, फिर सरफेस से बाहर। तो एक फॉर्मूला तो इनसाइड का लगेगा, एक फॉर्मूला आउटसाइड का लगेगा। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं स्फीयर्स के लिए, ग्राफ कहाँ चेंज होता है, जब डिस्टेंस की वैल्यू r पहुंचती है, जब स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल होते हैं। तो स्मॉल r और कैपिटल R जैसे ही इक्वल हो जाएंगे हम सरफेस पे पहुंचेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट इनसाइड कहलाएगा और राइट साइड वाला पार्ट आउटसाइड कहलाएगा r से। अब आप देखिए, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, जो सरफेस पे वैल्यू है के क्यू अपॉन कैपिटल R वही हर जगह रहेगी। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो उसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दिया। तो अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट है और बाहर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो एक कंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।